नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया न्यूज की टीम चुनावी चौपाल को लेकर के टूंडला विधानसभा के सलेमपुर नगला खार पहुंची। 6000 की आबादी वाला यह गांव विकास से आज भी अछूता है। यहां की सड़कों पर जगह जगह पानी भरा है। बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को होती है। अब चुनावी समय में लोगों की उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से होती हैं, तो ऐसे में क्या है समस्या इस गांव की, इंडिया न्यूज की टीम ने यह जानने के लिए लोगों के साथ बातचीत की है। आज हम मौजूद हैं टूंडला विधानसभा के एक गांव सलेमपुर नगला खार में। जी हाँ, 6000 की आबादी वाला ये गांव विकास से वंचित है। यहाँ की सड़कें ऊबड़ खाबड़ पड़ी हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोग विकास ना होने से काफ़ी परेशान हैं। अब उपचुनाव यहाँ पर होना है। इस गांव की जनता का क्या मूड है, क्या चाहते हैं, उनसे आज हम बात करेंगे चुनावी चौपाल में। आइए मेरे साथ। सलीमपुर नगला खार के गांव के ही कुछ लोग यहाँ पर चौपाल में मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाग सिंह। आपके गांव में विकास नहीं हुआ है, कुछ सुना था कि यहाँ वोट नहीं डाले जाएंगे, क्या आपका मन है? वोट तो डालने का आवत है यहाँ प्रत्याशी थी, कहते हैं कि वोट डालो भाई, डर भी उम्मीद तो है नहीं। फिर अब भी कहते हैं तो वोट डालने पड़ेंगे। फिर विकास तो कुछ होता ना है, उन्होंने कोई विकास कर रहे हैं, वोट ले जाते हैं। विकास नहीं हुआ है, तब भी इनका कहना है कि वोट तो डालेंगे, लेकिन विकास अभी तक नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? श्यामवीर सिंह। शामिर सिंह, क्या विकास नहीं हुआ है यहाँ पर? आपके गांव में क्या होना चाहिए जिससे गांव के लोग काफ़ी नाराज़ देखे जा रहे हैं? हमारे गांव के लोग नगला सलेमपुर नगला खार के लोग रास्ता के भी ज़्यादा नाराज़ हैं। दोनों रास्ता हैं हमारे गांव की, एक लिंक रोड है, एक गांव के लिए आता है, एक भी रास्ता सही नहीं है। इसलिए गांव के सभी लोग मन बना रहे थे कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग समझा रहे हैं कि वोट न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वोट तो डाले जाएंगे। आगे जो चुनाव होगा उसमें देखेंगे, जो हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे। जी, वोट डालना, इंडिया न्यूज़ भी कहता है कि वोट आपका अधिकार है, वोट ज़रूर कीजिए, लेकिन बुज़ुर्गों ने समझाया है कि वोट डालें, वोट डालने के बाद ही होगा विकास कार्य होता है नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन वोट डालना आपका अधिकार है, वोट ज़रूर डालना इंडिया न्यूज़ अपील करता है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज जी, क्या चाहते हैं, गाँव में क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं हमारा विकास होता रहे, वोट भी देते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। और पार्टी तो वोट लेके चली जाती हैं, फिर तो इधर देखती नहीं हुई के। गांव में किसका चल रहा है हिसाब, कौन जीत सकता है, किसको वोट? वोट तो हमारा गांव तो सपा का गाँव है, और सपा को वोट देते हैं हम। विधायक होते हैं तो ये बघेल हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम तो वोट मुलायम सिंह को देते हो, वोट हमें थोड़ी देर पार्टी तो वोट देते हो, हमको वोट देते हो, तो हमारे ये इसलिए नहीं करते भाया काम, ये नहीं करवाते वो। वोट तो टोटल सपा की पत्ते जगह सपा का गाँव है, इसीलिए विकास कार्य से अभी तक ये गांव वंचित रहा है, और अब यहाँ उपचुनाव है। उपचुनाव के बाद विकास होता है या नहीं होता, ये 2022 के चुनाव में यहाँ असर दिखा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब रानवास प्रधान। क्या चाहते हैं आप, किस तरह का विकास हो, कैसा विधायक चाहते हैं आप? हम वो विधायक चाहते हैं जो हमारे यहाँ काम करे। हम हर विधायक के पास गए, हमने कहा, लिखित भी दिया, एसडीएम को भी लिखित दिया, डीएम से भी शिकायत की, लेकिन आज तक हमारे दोनों रोडों में कोई विकास नहीं हुआ। केवल रोड के लिए रास्ता से हमारा काम बहुत वंचित है। स्कूल के सामने बहुत समस्या है कि बरसात के टाइम में बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते। अगर बच्चे आते हैं तो रपट के गिर जाते हैं, पानी इतना बढ़ता है कि मैडम भी स्कूल में नहीं आ पाती अपनी सवारी से। अगर यही हाल रहा तो इसका जवाब हम 2022 में देंगे। अभी जी बिल्कुल, 2022 में यहाँ की जनता जवाब दे सकती है। ये उपचुनाव में तो मतदान करेंगे, लेकिन मतदान करने के बाद भी अगर विकास नहीं हुआ तो इस गांव की जनता 2022 में जवाब दे सकती है। कुछ और नौजवान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल यादव। छोटे लाल जी, जैसे कि बताया कि रास्ते में हम आए, अभी गड्ढे हुए हैं, बहुत क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ता है? रास्तों में जो पानी भरा हुआ है, जो PWDC रोड नहीं हो पा रहा है, जो एक लिंक रोड है, जो लिंक रोड भी अभी तक जो साइनी से और जो राजवादर मोटे के घर तक है, वो कम से कम 12 साल से अभी तक खंडर पड़ा हुआ है। जब रोड की समस्या सही नहीं तो वोट की समस्या सही नहीं। लेकिन समस्या यही है, आज दिन तक सरकारी स्कूल है, प्राइमरी जहाँ बूथ है, जहाँ वोट पड़ते हैं, उस जगह के रोड के सामने इतनी स्थितियां खराब हैं कि वहाँ जब बारिश चल रही थी तो ग्राम प्रधान रामनिवास यादव ने 14-15 टाली खंगड़ी डलवा कर रास्ता चलने लायक वहाँ कर दिया है।
लेकिन आज मतदान का समय आ रहा है तो सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के जो भी पार्टी अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी लोग गाँव आ रहे हैं। आजकल वोट के नाम पर आश्वासन देते हैं लेकिन फिर मुड़कर कोई भी नज़र गांव की तरफ नहीं देखता, कोई भी नहीं, कोई किसी भी पार्टी का बंदा आज तक वोट लेने के बाद वापस नहीं लौटा। वोट लेने के बाद अभी तक किसी ने यहाँ मौजूद हैं चुनावी चौपाल में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह का विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप नारायण यादव है। प्रताप नारायण जी, किस तरह का विकास गांव में होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? विकास तो बहुत होना चाहिए इस गांव में, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हुए, एमएलए हुए, एमपी हुए, जो भी होते हैं, लेकिन कोई मुड़ के नहीं देखता। यही प्रॉब्लम है सबसे गांव की। इसके रोड, 2 रोड है, लिंक रोड है, एक गांव का पर्सनल रोड है, लेकिन उस पर किसी भी आज तक हुआ ही नहीं कुछ भी। गिट्टी डली नहीं, बजरी डली नहीं, कुछ भी नहीं। गड्ढे पड़े हुए हैं, सब पानी भरा हुआ है। लोग दिक्कत होती है, बारिश के दिनों में इतनी दिक्कत होती है, बच्चों की साइकिलें गिर जाती हैं, स्कूटर गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं। अब किससे कहें? बार बार आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। इसलिए गांव वाले 2022 में इसका जवाब दे देंगे। नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इस गांव को क्यों वंचित रखा गया, क्या कारण है? वही मेन है कि हम बीजेपी वाले कहते हैं कि आप यादवों का गांव है तो हम वोट आपके गांव में विकास क्यों करें, और ये समाजवादी पार्टी वाले देखते नहीं हैं। तो यही मेन कारण है इसका कि हम आपने उनको वोट दिया है, आप हमको कहते हैं हमें वोट दिया है। इस तरह के मुद्दे रहते हैं इसमें। हम किसके पास जाएं? डीएम, एसडीएम, प्रधान के द्वारा भी दिया गया। मेरी बात हुई थी प्रधान जी से, लेकिन वो उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्या करें अब? यहाँ मुड़ के नहीं देखा है, विकास यहाँ नहीं हुआ है। मतदान के टाइम तो लोग आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, इनसे आश्वासन देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है। अब ये देखना होगा इस चुनाव के बाद क्या यहाँ पर काम होता है या नहीं। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज़, टूंडला। तो वहीं उन्नाव के बांगरमऊ में भी चुनाव को लेकर के जोर आजमाइश चल रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी पूरी ताकत से अपने प्रचार में लगे हैं। अब प्रत्याशी सुरेश पाल से इंडिया न्यूज संवाददाता गौरव शर्मा ने खास बातचीत की है। साथ ही सपा प्रत्याशी बांगरमऊ में कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इस पर भी बात हुई है। आप भी सुनिए। बांगरमऊ विधानसभा में उपचुनाव होने और 3 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव, वो मौजूद हैं, और साथ ही जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल, वो हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं उनसे कि किस तरीके से यहाँ विकास कार्य करेंगे जो इन 3 सालों में विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, विधानसभा से वंचित रही है विधायक से। सर, सुरेश पाल जी ये बताइए कि किस तरीके से आगे आप अगर विधायक बनते हैं विधानसभा लगभग 3.5 साल 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और विकास कार्य बिल्कुल सब पड़े हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, जनता परेशान है। और भाई अब अगर विधायक चुने गए तो 1.5 साल के अंदर 3.5 साल की भरपाई 1.5 साल के अंदर जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं राम शंकर और आप तो उनके साथ भी रहते हैं, यहाँ पे कई काम किए हैं, उनके साथ लगातार दौरा करते थे, जब यहाँ पे बसपा से देखते रहे। तो क्या लगता है आप कैसे आगे, आप उनकी रणनीति को कैसे आगे बढ़ते हैं? जितने भी हमारे चाचा जी समझ थे आलू थे तो आज सब सड़क कर रहे यार। और 1 सप्ताह आज समाजवादी पार्टी के चुनाव की कैंपेनिंग में चुनाव बिल्कुल सड़क पे है, एक तरफा होने की तरफ बढ़ रहा है। और 1 सप्ताह बाद यहाँ का चुनाव 1 साइडेड होगा, एक तरफा होगा। यहाँ से चुनाव जीत कर ये मैसेज जाएगा आने वाले 22 में उन्नाव जनपद की सारी समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपके ऊपर आरोप है कि इसको लेकर पार्टियाँ फैला रही हैं। आपके चाचा यहाँ से तो बंद हो जाएगा। ऐसे में कैसे आप यहाँ पे अपनी जमीन तलाशेंगे जब आप काम करते हैं? आपको अरे भैया इधर रुक जाओ। 2 मुकदमे बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी मुकदमे राजनीतिक कारणों से लिखे गए उनमें सब में एफआईआर लगा है या हाईकोर्ट में उनको पेश कर दिया है। मात्र 2 मुकदमे मेरे पे हैं और वो भी भूमि विवाद में, कोई अपराधी मुकदमे नहीं है। आगे विकास कार्य जो अहम मुद्दे होते हैं, विकास विधानसभा में उन मुद्दों पर चुनाव लड़ाया। आपकी नज़र में कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें चुनाव होगा और आप
पहुंचने के बाद उनको खुला। यहाँ पे पिछले 3.5 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और विकास कार्यों को पटरी पर लाया जाएगा। तेज गति से डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके लिए समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्ष करेगी। और जो किसानों की खाद बीज या बहुत समस्याएं बहुत हैं, खाद की समस्या, बीज की समस्या, कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सब पटरी पर लाया जाएगा। चुनाव बिल्कुल ये हमारे साथ सुरेश पाल जो भी बता रहे थे, प्रत्याशी आप विधायक बनते हैं तो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। जो विकास कार्य इन 3 सालों में नहीं हुए हैं वो भी पूरे किया जाएगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष उनसे एक सवाल पूछेंगे, किस तरीके से जो लगातार भाजपा टारगेट करती है कि उनके समय में कानून व्यवस्था थी, उनके समय में विकास कार्य नहीं हुए, जो विकास कार्य हुए उसमें लूट की गई, तो आप कैसे देख लें कि इस तरीके से आपका प्रत्याशी कहाँ चले? देखिए, मैं आपकी बात का स्पष्ट जवाब देता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे, उन्होंने जो घोषणाएं की थी, कामों का शिलान्यास किया था। 138 आंगनवाड़ी के लिए 142 आंगनवाड़ी केंद्रों का जब उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री उद्घाटन करे, जिनका प्रधान नहीं करते तो समझ लीजिए कि विकास की गति कहाँ पर है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, आप कानून व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। मेरे 10 महीने के अध्यक्ष बनने के कार्यकाल में आपने देखा 3 बेटियां, 2 बेटियों को जलाकर मार दिया गया, एक छोटी 5 साल की बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में जहाँ उन्नाव, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जब 2 बजे एक दलित की बेटी कानून को ताक में रख के प्रशासन की आड़ में जबरदस्ती जला दी जाती है, जब हाथरस जैसा कांड, इस तरीके का जो विश्व के अंदर इससे निर्मम कांड नहीं हो सकता, उस तरह की घटना जब सरकार कर रही है, इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है। कानून क्या होता है इनको पता नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को ताक में रख के केवल आरएसएस का कानून बनाकर, उनके आरएसएस के कानून को बनाकर सरकार चल रही है। लेकिन ये जनता जान चुकी है, जनता उब चुकी है, जनता उगता चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि 3 तारीख को बांगरमऊ में जो चुनाव है, वो 7 चुनावों में सबसे ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव से जीत कर जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, कितने हजार वोटों से जीतेंगे? हमारा आकलन 50,000 वोटों का है। भारतीय जनता पार्टी जो कानून व्यवस्था की बात करती है, हमारे प्रत्याशी पर जो आरोप लगते हैं निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष रहे हैं यहाँ से, उन्होंने प्रधानों का जो उत्पीड़न किया, कोटेदारों का जो उत्पीड़न किया, एक गांव में एक पार्टी को बंद कराया, थाने जो छुड़ाया, पैसा दिलाया, वो सारे लोग संगठित होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पाल को चुनाव लड़ा रहे हैं। केवल श्रीकांत कटियार जी का बोया हुआ जो है वो सब काटेगी समाजवादी पार्टी। आपने जो अन्याय अत्याचार किया है उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हमारा विधायक यहाँ से बनेगा। बिल्कुल, ये थे सुरेश पाल, हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे गोविंद यादव। उन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी और यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए गए हैं बीजेपी द्वारा, वो कहीं ना कहीं सामने आएंगे और सुरेश पाल यहाँ से सिर्फ विधायक बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं बुलंदशहर में सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के जनपद में किस तरीके का माहौल है और जनपद वासियों के मुद्दे पर कौन सा प्रत्याशी खरा उतरेगा, या इस बार किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बुलंदशहर पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारी इस पड़ताल में आप भी देखिए कि वहां की जनता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज बुलंदशहर के मशहूर चाय की दुकान पर पहुंची है और आज यहां से जानती है कि बुलंदशहर में होने वाले उपचुनाव के लिए यहां से क्या जनता की राय है, क्या जनता की सोच है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कैसा यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान है। रिहान भाई, यहाँ आपको दोबारा चुनाव में वोटिंग करने का मौका मिला है, तो किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल रहेगा? माहौल देखो, चुनावी माहौल है, पार्टी आती जाती रहती हैं। हमारे यहाँ तो सदा से पहले बसपा से हाजी अलीम साहब थे, अल्लाह उन्हें नसीब करे। उसके बाद उनके छोटे भाई को मौका मिला है अब खिदमत का। चुनावी माहौल हाजी यूनुस जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। यहाँ से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वीरेंद्र सिंह सिरोही, उन्होंने क्या काम नहीं किया? क्या ऐसी यहाँ बात है कि जो नहीं काम किया, लेकिन हमारी नज़रों में जो काम किया है, हमारी नज़रों में तो हाजी जी ने काम किया था, बसपा ने काम किया था। बसपा काम करती आई थी, करती आई है, सदा लोगों की सहायता करती आई है। प्रशासन भी उसमें अच्छी काम किया था, प्रशासन ने भी। और अभी भी हम हाजी यूनुस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं या कुछ है, लेकिन पार्टी की एक बात है और सपोर्ट करते आए हैं। काम हुआ है, काम होता था, और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? बाबू खान।
बाबूजी, यहाँ देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, 3 नवंबर को दोबारा वोटिंग होनी है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है? माहौल तो बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का हुक्म से। क्या यहाँ चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं? चुनावी मुद्दे तो बहुत हैं। और भी मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रिजवान भाई, ये बताइए कि यहाँ आने वाले 3 नवंबर को दोबारा वोटिंग होनी है, एक बार फिर आपको मौका मिला है, तो क्या चुनावी मुद्दे हैं यहाँ? चुनावी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी के पी.के. सिंह, जो संयुक्त प्रत्याशी है महागठबंधन का, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह वो जिसकी जीत होगी बसपा की और पी.के. सिंह की, दोनों की टक्कर है, बीजेपी ने कोई टक्कर में नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पहले यहाँ विधायक रहे थे वीरेंद्र सिंह सिरोही, उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है, तो क्या मानते हैं आप, उनकी किससे टक्कर है या कैसा यहाँ माहौल है, क्या वजह है? वीरेंद्र सिरोही ज़्यादा शहर में रहते नहीं थे, लोग बाग जाते थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या लोग बाग उनसे मिल नहीं पाते थे। अब जो है उनकी बीवी को ही टिकट दे दिया, पब्लिक में बहुत ज़्यादा रोष है उनके उसमें कि उन्हें टिकट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पति ने ही काम नहीं किया तो उनकी बीवी क्या काम करेंगी, इसलिए उनको टिकट नहीं होना चाहिए था। और भी मेरे साथ काफ़ी यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? वसीम नाम। ये बताइए, यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है, 3 नवंबर को दोबारा वोटिंग होनी है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके का माहौल यहाँ चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, लेकिन जीत जो होनी चाहिए वो बसपा की होनी चाहिए, हाजी यूनुस की। जीत बसपा की होनी चाहिए। और लोग मेरे साथ देखिए, यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का यह माहौल है, किसकी जीत होनी चाहिए, कैसे चुनावी समीकरण चल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी, आपको दोबारा यहाँ मौका मिला है, तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके का माहौल चल रहा है? सर, माहौल तो सही चल रहा है फिलहाल, वैसे जो टक्कर रहेगी बीजेपी की ज़्यादा रहेगी। और देखो, सिरोही जी है, अच्छे आदमी थे और उसी तरह से वो बीजेपी से टिकट मिला था, अब के भी उन्हें उनकी पत्नी को भी टिकट मिला है, तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा योगेश। योगेश जी, आपको दोबारा यहाँ मौका मिला है वोटिंग करने का, तो क्या मानते हैं आप, किसकी यहाँ किस तरीके का समीकरण? बीजेपी का ही लग रहा है ज़्यादा से, अब बाकी खुलने के बाद पता लगेगा। देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का यहाँ माहौल रहेगा। ये युवा हैं मेरे साथ, युवा, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शकील नाम है जी। शकील भाई, यहाँ आपको दोबारा वोटिंग करने का मौका मिला है, तो कैसा माहौल यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है? माहौल तो देखो जी, डिपेंड करता है पब्लिक किधर जाती है, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। नहीं, आपकी भी राय हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ माहौल चल रहा है, क्या यहाँ चुनावी मुद्दे हैं, क्या जो पहले जो विधायक रहे हैं उन्होंने काम किया था या नहीं, किसको बहुत बढ़िया काम किया है विधायक जी ने हमारे यहाँ के, जो मरहूम हाजी अलीम साहब हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे। नहीं, हाजी अलीम साहब तो थे नहीं, अब तो वीरेंद्र सिंह सिरोही थे। नहीं, पहले की मैं बात बता रहा हूँ, हमारा तो जो है वोटिंग ही उन्हीं के लिए है पूरा टोटल, हाजी अलीम साहब के लिए। फिर भी देखिए, कहीं ना कहीं ये आने वाला खैर वक्त ही बताएगा कि 3 तारीख को कौन जीतता है और कौन हारता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ बात करें चुनाव की, तो यहाँ लगभग सभी लोगों का ये कहना है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और ये देखना होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। फिलहाल बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो देवरिया जिले के देवरिया विधानसभा 337 सदर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी पार्टी वोटरों को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब देवरिया सदर सीट से जन्मेजय सिंह के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। देवरिया ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते बसपा ने यहां पर अभयनाथ त्रिपाठी, तो कांग्रेस पार्टी ने मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी पर टिकट देकर के अपना भरोसा जताया। तो फिर वहीं सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है और अब भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही स्वर्गीय विधायक जन्मेजय सिंह के पुत्र को बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज अजय प्रताप सिंह पिंटू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। अब यहां पर भी देखना यह है कि देवरिया की जनता किसके ऊपर विजय तिलक लगाकर उसको अपना नेता चुनती है। तो देवरिया की जनता इस उपचुनाव में किस मूड में है, इसको जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। देवरिया उपचुनाव के सीट के लिए ये जो इंडिया न्यूज़ हमारी जो टीम है वो देवरिया पहुंची है, जहां पे वहां ज़मीनी हकीकत जानने के लिए क्या मतदाताओं का रुझान है और इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा, मतदाता किस मुद्दे पर जो वोट देंगे। आइए हम दिखा रहे हैं मतदाताओं की राय कि क्या मतदाता किस मुद्दे पर राय देंगे, क्या वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे चुनाव के। जी आप बताएं कि जो चुनाव के ये होने जा रहा है इसमें क्या होगा, किस मुद्दे पर चुनाव देंगे आप? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो आज के दौर में जो बेरोजगारी है
वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के मतलब आज के दौर में। और अभी तक देश के मतलब जब आज़ाद हुआ उसके बाद जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के गए अभी तक कोई किसी ने कोई काम नहीं किया। तो आपका जो मुद्दे होंगे वो विकास के होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी आप बताएं कि क्या ये चुनाव जो होने जा रहा है उपचुनाव, उसमें क्या विचार हो, कि किस आधार पर वोट देंगे जनप्रतिनिधियों को? आधार क्या लीजिएगा, आधार तो देवरिया जनपद के अंदर बहुत आधार है। चीनी से लगाए, स्वास्थ्य से लगाए, शिक्षा से लगाए, सड़क से लगाए, खाद्यान्न गरीबों को अंत्योदय में लूटा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यहाँ के जो भी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त करके भेजा गया, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे कोई हो, केवल हवा में उड़ा रहे हैं लोगों को, हवा में उड़ा कर दिखा रहे तमाशाबीन बन गए हैं देवरिया जनपद के, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो। क्यों कि 8 साल जो विधायक वर्तमान में थे, 8 साल में केवल सुभाष चौक का चक्कर काटे हैं, होटल में बैठ के चाय और खा पी के चले गए हैं। जी आप बता दें कि क्या विकास के मुद्दे होंगे, क्या चुनाव आप किस आधार पर मतदान वोट डालेंगे अपना? विकास का कार्य तो कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ चुन कर जाते हैं वो केवल अपना ही पॉकेट भरने में लगा रहते हैं। इससे आगे जो है जान लीजिए कि जो भी यहाँ विकास का कार्य होना चाहिए वो समय से हो नहीं पाता है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सब पे जो है एकदम जैसे डैमेज लगा हुआ हो उस हिसाब से चल रहा है। तो आप देख रहे हैं सभी लोग विकास के मुद्दे पर, भाई साहब आप किस मुद्दे पर, आप किस आधार पर जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जी सर, हमें तो बस क्या चाहिए, विकास चाहिए हमें। पहले बात कि कहीं सड़क नहीं है, जो भी सड़क है मतलब कि जो सड़क है वो सड़क मतलब जो सड़क है ना वो गड्ढे में है, सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढा है। अगर किसी का अचानक तबीयत खराब हो जा रहा है तो आप 4-10 मिनट देवरिया आ जाएँ तब कभी नहीं आ पाएंगे। हमें सड़क सही चाहिए, बेरोजगारी जो अब बढ़ गया है, हमें बेरोजगारी सही चाहिए, उसको सही चाहिए हम लोग, जो अब किसी के पास है ही नहीं, हम लोग बीते करके इधर घूम रहे हैं। सर आप देख रहे हैं विकास, युवा भी विकास के मुद्दे की बात आ रही है, जो सरकार के द्वारा विकास नहीं दिख रहा है, इस पर उनकी नाराजगी है। और ये बात करते हैं क्या आपके मुद्दे होंगे, किस आधार पर चुनाव? मुद्दा यही होगा कि सरकार बस अपनी केवल अपना मुद्दा दिखा रही है, कोई कार्य नहीं कर पा रही है, न विकास कर पा रही है, न रोजगार दे पा रही है, न क्या नाम है, कोई जो जनप्रतिनिधि है न कोई कार्य करा रहा है, केवल लोगों को अपने आप में लुभा रहा है। जी ये विकास है, कुछ विकास नहीं हुआ, इस पर आधार पर आप बताइए फिर आप क्या करेंगे? अभी जो 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, जनप्रतिनिधि कैसे होंगे और किस आधार पर आप करेंगे वोट? हम तो वोट करेंगे, नोटा को डालेंगे। क्यों नोटा डालेंगे? क्या जनप्रतिनिधि आपके पास है? कि जनप्रतिनिधि जो भी है जात के आधार पर 4 पंडितों को देकर सोचे पंडितों को मैं भजा लूँगा, लेकिन मैं हर समाज से निवेदन करता हूँ कि विकास पे वोट दीजिएगा, भूलकर विकास होने वाला नहीं। पार्टियों ने आप दिया है, एक तो दी रही, चारों पार्टियों ने आपको जाति की बात कर रहे हैं तो चारों पार्टी देख लीजिए, आप गिन लीजिए, जो भी सत्ता में रहा हो, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे भाजपा, सबको मौका जनता देवरिया का दिया, लेकिन देवरिया के जनता के साथ केवल छला गया, नगर से लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये बताइए विकास नहीं हुआ देवरिया में? हुआ है तो फिर किस आधार पर वोट पा रहे हैं कि हम नहीं देंगे, विकास देंगे? क्या कमियां हैं जो विकास नहीं? सबसे बड़ी चीज़ सर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी है। सबसे चीज़ बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी को रोजगार में परिवर्तित कर दिया जाए तो जितनी भी समस्याएं हैं सारी साल हो जाएंगी। जी आपको बता दें कि जो युवा हैं इनकी ये जो सोच है कि विकास नहीं हुए, जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं और इनको विकास चाहिए, जो भी विकास पार्टियां करेंगी उसे वोट देंगे, वोट डालेंगे। बाकी खासा नाराजगी दिख रही है इन मतदाताओं में। फिर आपको बता दें कि जो 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, जो 3 तारीख को चुनाव होंगे और 10 को मतगणना होगी, सभी जनप्रतिनिधि और सबके विचार आ जाएंगे कि क्या ये मतदाता किस बात में उनके सामने, सभी पार्टियों के सामने उनके परिणाम आएंगे और साफ पता होगा विकास पर या वोट हुआ या पार्टी पर हुई है। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज, देवरिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जैसा आपका दिल चाहे दिवाली वैसी ही होगी।
आइए पूरे दिल से दिवाली मनाइए। ड्रेस अप होने की खुशी को फिर से पाइए।